दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है इंडिया। और उस कंट्री के जो हेड हैं उनका चुनाव अभी रिसेंटली हुआ है 18 तारीख को। और उस इलेक्शन में जो दो मेन कैंडिडेट खड़े हुए थे उनकी पिक्चर्स आप सामने देख सकते हैं। ये है हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और ये साहब है हमारे यशवंत सिंह। इन दोनों को कौन नहीं जानता। अब प्रोसेस ये हुआ है कि इनका अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है और आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शाम तक इनके रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो अनाउंसमेंट में तो आपको पता चल जाएगा कि इनका इलेक्शन में कौन सेलेक्ट हुआ। लेकिन प्रोसेस ये है कि इनका इलेक्शन एग्जैक्टली होता कैसे है, बिकॉज ये इलेक्शन नॉर्मल इलेक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इनका इलेक्शन का प्रोसेस क्या है और इनसे रिलेटेड प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर जो कि मैं आज की वीडियो में आपके सामने लेके आ रहा हूं। मेरा नाम इक्तदार अली खान और मीमांसा IAS की तरफ से ये मैं वीडियो स्पॉन्सर कर रहा हूं। तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर सबसे पहले हम अपने प्रेसिडेंट साहब के बारे में जान लें। सबसे पहला फैक्ट, प्रेसिडेंट साहब हमारे होते कौन है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन जो कि अभी एज पर द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के आधार पर देखें तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1412 मिलियन लोग रहते हैं। और अगर जब इनकी काउंटिंग की जाएगी तो उसमें जो सबसे पहला पर्सन होगा कि जिसका नाम लिया जाएगा वो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, बिकॉज ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। व्हाट नेक्स्ट, कि अब क्या होता है कि इसी तरीके से इंडिया में कई पोस्ट की एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है। उस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में जो सबसे सुप्रीम पोस्ट होती है वो भी हमारे प्रेसिडेंट साहब की होती है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता। और इस प्रोटोकॉल की खास बात यह है कि आपके हिसाब से अभी सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी जो नज़र आ रही है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। बट ये वो पर्सन है कि इनका इतना ज़बरदस्त तरीके का एक ऑरा है कि अगर किसी भी इवेंट में प्रेसिडेंट और आपके प्राइम मिनिस्टर अगर साथ में पहुंच रहे हैं तो प्रेसिडेंट से पहले प्राइम मिनिस्टर आएंगे और आने के बाद जब प्रेसिडेंट साहब अराइव करेंगे फिर वो उनको रिसीव करने के लिए जाएंगे। और अगर यही सेम प्रोसेस रहेगा कि जब प्रेसिडेंट साहब और PM साहब वहां से जाने लगेंगे तो पहले प्रेसिडेंट साहब जाएंगे और उनको सी ऑफ करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे। तो आपको नजर आ रहा होगा कि इनका भौकाल और ठसका काफी मजबूती तरीके से है। ठीक है, तो ये ऑर्डर कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल को भी फॉलो करते हैं। लेकिन अब यहां पर एक फैक्ट आपको बता देना चाहता हूं कि ये दिखाने के तौर पे तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि हर चीज बड़े भौकाल में सब चीजें रहती हैं, लेकिन रियल में क्या चीजें हो रही हैं रियल में देखने के लिए आपको ये लाइन स्लाइड पढ़नी पड़ेगी कि जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो हमारी एग्जीक्यूटिव के डी ज्योर एग्जीक्यूटिव होते हैं। इट मीन्स कि खाली ये हमारे नाम मात्र के हेड हैं और रियल में हमारी एग्जीक्यूटिव के हेड कौन होते हैं, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव जिसको बोला जाता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। तो पॉइंट अगर इस बात को मैं समराइज करूं तो इंडिया के फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, हमारे प्रेसिडेंट साहब। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे सुप्रीम पोस्ट किसकी है, वो प्रेसिडेंट साहब की है। प्रोटोकॉल में प्राइम मिनिस्टर साहब किसको रिसीव करने जा रहे हैं, किसको सी ऑफ करने जा रहे हैं, उसमें सबसे हायर पोस्ट पे हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं। लेकिन इतनी पावर्स होने के बाद भी वो हमारे लिए सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, बल्कि रियल हेड हमारी गवर्नमेंट के कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। ये कुछ बेसिक सी फैक्ट्स हैं जो कि हमारी प्रेसिडेंट साहब की रिस्पेक्ट पे थे। अब कुछ और बातें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अभी तक इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 14 प्रेसिडेंट हो चुके हैं। लास्ट वन हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी थे, उससे पहले उनको मिला के 14 प्रेसिडेंट हुए। तो उनकी एक लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। स्टार्टिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से होती है और खत्म अभी डॉक्टर रामनाथ कोविंद पे होती है। और 15वें प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन का प्रोसेस अभी रिसेंटली हुआ है जिसका रिजल्ट आज अनाउंस हो जाएगा। और इनकी एक नेम वाइज लिस्ट भी मैंने आपके सामने पेश की है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके सामने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसमें जो हमारे नीलम संजीवा रेड्डी जो 6 नंबर के हमारे प्रेसिडेंट हैं, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो इनके अपोजिशन में कोई भी कैंडिडेट ही नहीं था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सिंगल ऐसे पर्सन हैं कि जब इन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा तो इनके अपोजिशन में कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था। इट मींस भाई अकेले लड़े और अकेले ही जीत भी गए। पहला फैक्ट तो ये हो रहा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जितने भी इलेक्शन हुए
अभी तक जितने भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं उसमें हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, इनको सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज मिली है। अप्रोक्सीमेट बोला जाता है 99% जो वोट था वो इनको मिला हुआ था, अभी तक का सबसे लेटेस्ट। और अभी जो लास्ट हमारा इलेक्शन हुआ जिसमें श्री रामनाथ कोविंद जी इलेक्ट हुए, उसमें उनको वोटिंग परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 65% वोटिंग परसेंटेज मिला था। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट था। नीलम संजीवा रेड्डी वो प्रेसिडेंट है कि जिनके अपोजिशन में ही कोई नहीं था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वो प्रेसिडेंट हैं कि जिनके खाते में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आए। और हमारे आखिरी के जो लास्ट अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्हीं ने कितने वोटिंग शेयर को प्राप्त किया था? 65%। ये कुछ बेसिक से फैक्ट हैं। और अभी इसी लिस्ट में कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि जो कि मैंने आपको अलग स्लाइड में एक्सप्लेन कर दी हैं, जिसमें सबसे पहली जो बात आती है वो आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो सिंगल पर्सनालिटी और सिंगल प्रेसिडेंट हैं जो कि एक बार नहीं, अपने टेन्योर में वो 2 बार इलेक्ट हुए हैं। इट मींस एक बार वो प्रेसिडेंट बने और उसके बाद वो दोबारा भी प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए थे। ये सिंगल पर्सनालिटी है। दूसरा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा फैक्ट है, एक क्वेश्चन के रूप में मैं आपसे बोल रहा हूं कि वो कौन से ऐसे पर्सन हैं कि जो कि अपने टेन्योर में ही प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहते हुए उनकी डेथ हो गई थी। तो इसका आंसर आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड द फखरुद्दीन अली अहमद साहब 2 ऐसे प्रेसिडेंट गुजरे हैं इंडियन हिस्ट्री में कि जिनकी ड्यूरिंग टेन्योर ही डेथ हो गई थी, प्रेसिडेंट रहते हुए ही इनकी डेथ हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड द फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद एक लास्ट फिगर आ रहा है, लास्ट फैक्ट आ रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आया कि जब हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की डेथ हुई 1969 में, जब इनकी डेथ हुई तो उस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी साहब थे। अब एज पर द रूल्स एंड द रेगुलेशन वीवी गिरी साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, तो इस सिचुएशन में वो बन गए प्रेसिडेंट साहब। अब प्रेसिडेंट साहब बन गए तो अब उनके मन में थोड़ा सा मन हुआ कि लाओ भाई जब प्रेसिडेंट बन गए तो एक काम करते कि रिजाइन करके यहां से डायरेक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ लें। तो उन्हीं ने वहां पर से डायरेक्टली वहां पर से रिजाइन किया। अब वो अगेन प्रेसिडेंट की पोस्ट हो गई खाली, तो अब उस प्रेसिडेंट की पोस्ट को कौन भरेगा? तो जैसा कि रूल में क्या है कि अगर प्रेसिडेंट साहब की पोस्ट किसी वजह से खाली होती है तो उनकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट साहब आ जाएंगे, और अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएंगे, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो कोई सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। तो इस रूल में क्या हुआ? प्रेसिडेंट साहब हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, उनकी हो गई डेथ, वाइस प्रेसिडेंट साहब आके बन गए प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट साहब अभी यहाँ पर कोई है नहीं। फिर यहाँ पर जब वीवी गिरी साहब आके जो बने थे उन्हीं ने यहीं पर से कर दिया रिजाइन। अब ये पोस्ट हो गई फिर से वॉइड, वाइस प्रेसिडेंट साहब हमारे हैं नहीं, तो कौन बनेगा? सीजेआई उस टाइम के। तो उस समय हमारे सीजेआई थे एम हिदायतुल्लाह साहब, और ये पहले ऐसे सीजेआई थे कि जिन्होंने सीजेआई होते हुए प्रेसिडेंट साहब की पोस्ट को भी कहीं ना कहीं निर्वहन किया है। तो ये कुछ बेसिक एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जो कि प्रेसिडेंट की लिस्ट के बारे में थे। आगे बढ़ते हैं, आप इनकी इमेजेस को देख सकते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी साहब एंड द एम हिदायतुल्लाह साहब, ये 3 लोग हैं जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थे। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ खास बात और। ओके, तो हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट साहब हैं कौन और उनकी कौन शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुई, और अभी हमारे जो करंट में प्रेसिडेंट साहब हैं डॉक्टर रामनाथ कोविंद साहब हैं, और उस बीच में कितने प्रेसिडेंट हुए। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट साहब के बारे में क्या क्या बातें की गई हैं। तो आर्टिकल 52 से चीजें स्टार्ट होती हैं और अप्रोक्सीमेटली रैंडम करके आर्टिकल 143 भी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, 123 भी कुछ ना कुछ रिलेटेड है। तो ऐसे पूरी एक लिस्ट है, इसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा आप उसको देख सकते हैं, बट ये पूरी एक लिस्ट है जो कि प्रेसिडेंट साहब से रिलेटेड है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। इनके बारे में जो भी नीड लगेगी आप उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रोसेस ये हो गया कि भाई अब प्रेसिडेंट साहब के बारे में मोस्ट फैक्ट्स एंड फिगर देख लिए, अब ये पता करना पड़ेगा कि देखते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट। अगर एक पर्सन जिसको प्रेसिडेंट बनना है तो उसकी मेन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीजें मैंडेट की हैं, जस्ट लाइक सी कि क्वालिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए,
और उसकी एज 35 साल हो जानी चाहिए, कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, और वो लोकसभा की मेंबरशिप के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब कि लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, बट लोकसभा की क्वालिफिकेशन को वो रखता हो। तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है कि वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करता हो। इट मीन्स वो किसी भी लाभ के पद को होल्ड ना करता हो। अब ये लाभ का पद क्या है, ये इसके लिए एक अलग डिस्कशन चाहिए, कभी मौका मिलेगा तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल उनकी क्वालिफिकेशन में क्या कंडीशन है, पहला सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाना चाहिए, दूसरा 35 साल की एज उनकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, तीसरा क्या है कि वो लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो, मेंबर ना हो क्वालिफिकेशन रखता हो, और चौथा कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करता हो। तो अगर इस क्राइटेरिया के ऊपर आप देखेंगे तो हो सकता है कि बहुत से मेरे जानने वाले, हो सकता है बहुत से आपके जानने वाले सभी प्रेसिडेंट बनने के काबिल बनते हों। और ये फैक्ट भी है कि कोई भी पर्सन अगर 35 साल का हो, भारतीय नागरिक हो और लोकसभा की एलिजिबिलिटी रखता हो, तो वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जा सकता है। इस हिसाब से तो कोई भी आएगा, जिसका भी मुंह होगा वो उठा के चला जाएगा, भाई मुझे प्रेसिडेंट बनना है। और ये होता भी था 1974 से पहले तक। लोग खाली भौकाल में कहते थे भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़के आए, क्यों, हमें क्वालिफाई तो जाके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब तो सिर्फ खाली लोग अपने आप को दिखाने के लिए कि भाई हम थोड़ा प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बड़ी दिक्कतें होने लगी थी। तो 1974 का एयर आया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नया रूल इनकी क्वालिफिकेशन में ऐड कर दिया, और उस रूल के ऐड होने के बाद से ये जो वाले थे ये सब गैर रोक, बिकॉज वो रूल कुछ इस तरीके का था कि उसने ऐसी मैंडेटरी कंडीशन लगा दी कि सबके लिए अब चुनाव लड़ना आसान नहीं हो पाया। और वो कंडीशन क्या थी, आप स्लाइड में देख सकते हैं। कंडीशन ये थी कि अगर कोई भी पर्सन जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता हो, उसके लिए 50% एज अ प्रपोजर होने चाहिए, और 50 लोग उसके सेकेंडर में भी होने चाहिए। ये क्या मतलब है, ध्यान दिएगा। अगर कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके नाम के पीछे 50 लोग प्रपोजर होने चाहिए, और उनका सपोर्ट करने के लिए 50 सेकेंडर भी होने चाहिए। कैसे समझेंगे, अब कौन ये लोग हैं जो इनके प्रपोजर और सेकेंडर होंगे? ध्यान रखिएगा, प्रपोजर और सेकेंडर में सिर्फ वही लोग आएंगे कि जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब पार्टिसिपेट कौन करता है, जैसा कि एमपीज करते हैं और ये एमएलए करते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसके लिए 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर होना मैंडेटरी है। अब उनके इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा होगा, इट मीन्स कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में जितने लोग होंगे उन्हीं में से ये 50-50 होने चाहिए। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, अभी आने वाली स्लाइड्स में हम इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। आई होप कि टिल नाउ इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग। तो ये बात हो गई इनकी क्वालिफिकेशन की। अब बात आती है कि भाई अब सपोज दैट कोई एक पर्सन है कि जो कि इस इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन को रखता है, भारत का नागरिक है, 35 साल की एज उसने क्रॉस कर रही है, साथ ही साथ वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को भी होल्ड नहीं करता, लोकसभा की मेंबरशिप रखने के लिए भी काबिल है, और साथ ही साथ जो 1974 में जो इलेक्शन कमीशन ने जो कंडीशन डिफाइन की थी 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर की, उसको भी क्वालिफाई करता है। तो चलो अब क्या है कि अब उनका इलेक्शन करवाते हैं। तो किस तरीके से उनका इलेक्शन होगा उस चीज को देखने के लिए मैंने इसको स्लाइड में ड्रॉ किया हुआ, जस्ट सी दिस। उनका इलेक्शन एक संस्था है जिसको हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरी कंडीशन क्या है, इनका जो इलेक्शन होगा वो होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन। बस अब पिक्चर यहीं से स्टार्ट होती है, अभी तक तो सब चीजें चल रही थी। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अगर ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली मीन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर मैं बता देता हूं। देखिए, इलेक्शन जो इंडिया में होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन उन इलेक्शन को बोला जाता है कि जिसमें हम और आप नॉर्मल पर्सन जाकर ऐसे पर्सन जो कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि जिनकी एज 18 साल हो चुकी हो वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे।
जैसे कि मैं और आप, अब हम और आप किस में पार्टिसिपेट करते हैं? हम लोग लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग पंचायती राज के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, या अगर इनको लोकल लैंग्वेज में बोले तो सांसद के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। इसी तरीके से विधायक के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जहां पर हम और आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे इलेक्शन को डायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या है? नंबर 1 लोकसभा का इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन, ये हो गया। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन उस इलेक्शन को कहते हैं कि जिसमें हम और आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन हमारे द्वारा भेजे गए जो एमएलए और एमपी होते हैं वो हमारी जगह पर जब इलेक्शन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब इस तरह का एग्जाम्पल कौन सा है? जैसा सबसे पहला एग्जाम्पल आपका प्रेसिडेंट साहब हो जाएगा, जिसमें आप तो नहीं करते, लेकिन आपने जिस विधायक को या जिस सांसद को भेजा है वो उसमें इलेक्शन करता है। अभी कैसे होता है मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन भी यही लोग करते हैं, राज्यसभा का इलेक्शन भी यही लोग करते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। तो ये आई होप कि इलेक्शन के बारे में आप लोगों को बात क्लियर हो गई। तो प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन इनडायरेक्ट वे में होता है। आगे बात करते हैं, एक फैक्ट और जो आप लोग जानना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, कि जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मैं इसको दूसरे मार्कर से लिखे दे रहा हूं, जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है उसका एक पर्टिकुलर नाम भी है। अगर कहीं पे लिखा हो डायरेक्ट इलेक्शन या वहां पर वो नाम लिखा हो तो आप समझ लीजिएगा कि वो डायरेक्ट इलेक्शन की बात हो रही है। तो जिस मेथड से डायरेक्ट इलेक्शन होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट का मतलब क्या है? उसेन बोल्ट को सब जानते होंगे। उसेन बोल्ट क्या करता? रेस लगाता। तो रेस लगाने में अकेला थोड़ी ना दौड़ता, उसमें क्या होता कि सभी लोग लगे होते हैं, सभी धावक लगे होते हैं। अब रेस स्टार्ट हुई, और गद भागते भागते जो भी पर्सन सबसे पहले पहुंचेगा, जो भी उस डेडलाइन को, थ्रेशोल्ड को सबसे पहले क्रॉस करेगा, वो रेस को जीत जाता है। सेम प्रोसेस यहां पर लगा होता है। अब सपोज दैट 4 कैंडिडेट खड़े हुए, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, कैंडिडेट डी। कोई पाया 50 वोट, कोई 200 वोट है मान लीजिए, कोई पाया 50 वोट, कोई पाया 40 वोट, कोई पाया 30 वोट और कोई पाया 20 वोट। तो बताइए इसमें कौन जीत गया? क्योंकि सबसे ज्यादा वोट ये पाया, इस वजह से ए विनर इसमें हो जाएगा। ये सबसे इजीएस्ट और सिंपल तरीका होता है और इसी तरीके को हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट बोलते हैं। ये हो गया डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में। इनडायरेक्ट इलेक्शन भी एक तरीके से होता है और उसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उसका नाम क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तरीके से जो इलेक्शन होता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। अभी इसका मेन प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करता रहूंगा। आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। अभी की जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो आपके प्रपोजर और सेकेंडर हैं उसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि जो कि इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट हों। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब वो लोग जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो भाई वो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, ध्यान रखिएगा। मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, और ये जो मेंबर होंगे ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव, हर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जिनको हम लोग एमएलए बोलते हैं वो सब इसमें आते हैं। और दिल्ली एंड द पुडुचेरी, और साथ ही साथ अभी जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके भी एमएलए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये तीन तरह के लोग मिलके आप प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण करते हैं। मैं फिर से यहां पे लिखे दे रहा हूं कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी में कौन कौन सी हैं? दिल्ली, पुडुचेरी, और अभी रिसेंटली ऐड हुई एक और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग जम्मू कश्मीर बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा इनका जो इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट से होता। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्रेट बैलेट सिस्टम? आप लोगों ने एंटी डिफेक्शन लॉ का नाम जरूर सुना होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या है कि अगर कोई भी
आपका पार्लियामेंटेरियन या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर विप के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेगा तो उसकी वहां से सदस्यता छीन ली जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पर सीक्रेट बैलेट होने का मतलब क्या है कि जब आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन देने जाएंगे तो ये आपके ऊपर कंपल्सन नहीं है कि जो आपको पार्टी ने कहा आप उसी के ऊपर वोट करो, क्योंकि वो सीक्रेट है। भाई आपने जैसे अपने कहा कि बीजेपी कहा कि मुर्मू जी को आप देना, लेकिन आपकी अंदर से श्रद्धा और नहीं यार यशवंत सिंह को दे देते हैं यार, तो आपका मन हो तो आप यशवंत सिंह जी को आप दे सकते हो, उनका लिखो सीक्रेट बैलेट है उसको डाल सकते हो। इसके ऊपर आपका एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, इसको बोलते हैं सीक्रेट बैलेट। मतलब आपकी जो आइडेंटिटी वो एकदम हिडन रहेगी, आपने किसको वोट दिया है किसी को पता नहीं चलेगा, और ये जरूरी भी नहीं है कि आप उस वोट को किसी को दिखाएं, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट के ऊपर काम करता। बात क्लियर है। उसके बाद कुछ फैक्ट और हैं कि जो एमपीज होते हैं उनकी जो पेपर स्लिप होती है वो ग्रीन कलर की, एंड द एमएलएस की जो पेपर स्लिप होती है वो पिंक कलर की होती है। तो इस चीज को आई होप कि यहां तक क्लियर होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका इलेक्शन कराता है, इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, और इनके इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली सारे स्टेट की वहां के इलेक्टेड मेंबर, और यूटी दिल्ली पौडुचेरी और जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर का कहीं भी पार्टिसिपेशन नहीं है, ना ही लोकसभा में ना ही राज्यसभा में। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ओके, अब तो ये बात हो गई कि चलो अब हमने इलेक्टोरल कॉलेज भी देख लिया, सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी देख ली, अब एग्जैक्टली इनका इलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, इनके इलेक्शन प्रोसेस में जनरली एक कॉन्सेप्ट आता है। जैसे अगर आप एक नॉर्मल से इलेक्शन में जाएंगे, जैसे पंचायती राज का इलेक्शन हो जाए या विधायक का इलेक्शन हो जाए या सांसद का इलेक्शन हो जाए, तो उसमें क्या करते हैं, आप गए और ईवीएम के ऊपर आपने बटन प्रेस किया, और बटन प्रेस करने के बाद एक बार प्रेस किया तो वो एक वोट की वैल्यू काउंट होती है। जस्ट लाइक सी कि आपने एक बार प्रेस किया, एक पीपल बराबर एक वोट माना जाता। लेकिन बस यहां पर यही ट्रिक इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपकी यही कॉन्सेप्ट बना देते हैं। यहां पर एक बार अगर किसी पर्सन ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट दिया तो उसका एक पर्सन एक वोट नहीं माना जाता, बल्कि उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा होती है, और ये स्टेट टू स्टेट और स्टेट टू एमपीज के वैल्यू से भी डिफरेंट होती है। कैसे, इसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर एक एमएलए इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट डालेगा तो उसके वोट की वैल्यू कितनी होगी, वो इस मेथड के जरिए से जाना जाता है। कैसे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेट और फर्दर डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये एक वोट की वैल्यू थी। अब ये कैसे होती है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना में नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1.57 करोड़। और एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंटली देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ 1971 की सेंसस। 1971 की सेंसस के आधार पर तेलंगाना की पॉपुलेशन कितनी है, 1.57 करोड़। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1971 की ही सेंसस क्यों ले रहे हैं, हमारे पास तो 2011 की भी सेंसस है। हमारे पास 2011 की भी सेंसस, हमने 1971 की क्यों सेंसस ली। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, एक इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1971 वो ईयर है कि जिसके बाद से फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसमें जो हमारे सदर्न स्टेट हैं उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बट जो हमारे नदर्न इंडिया के स्टेट है वो इतने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो नदर्न इंडिया की पॉपुलेशन तो ग्रो हो गई, लेकिन हमारे साउथ इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कहीं ना कहीं नॉर्मल रही। अब जो वो नॉर्मल रही ना, तो सदर्न इंडिया और उसमें एक डिस्पैरिटी आ गई, तो वो डिस्पैरिटी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ना आ जाए, इस वजह से हमने 1971 की ही पॉपुलेशन को ऑप्ट किया। और एक फैक्ट अभी जो कि 2031 तक वैलिड रहेगा वो ये है कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये डिसाइड कर दिया गया है कि 2026 के बाद जो भी सेंसस होगी उसके आधार पर इनका फिर डेटा चेंज किया जाएगा। इट मींस 2031-26 के बाद जो सेंसस होगी वो कौन सी होगी, 2031-32 वाली। उसमें जब जो भी पॉपुलेशन का क्राइटेरिया आएगा, जो भी पॉपुलेशन आएगी, फिर वहां पर पॉपुलेशन उस ईयर से ली जाएगी, मतलब 2032, 31, 33 जो भी आए, फिर वहां पर इस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन टिल नाउ, टिल 2031 तक 1971 की पॉपुलेशन से ही किसी एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाएगी। तो आगे देखते हैं
पॉपुलेशन कितनी थी 1.57 करोड़ और टोटल असेंबली की सीट कितनी है 119 और एज पर द मेथड क्या है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए। नंबर ऑफ एमएलए कितने 119 डिवाइडेड कर दिया और फर्दर डिवाइडेड बाय 1000 था, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगी 132 वैल्यू। इट मींस कि अगर कोई भी तेलंगाना का एमएलए एक बार प्रेस करेगा तो उसके वोट की वैल्यू कितनी काउंट होगी 132। अब अगर टोटल तेलंगाना में कितनी वोट की वैल्यू है तो 119 को 132 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, ये आ गया। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहां पर एक फैक्ट और है, अब अगर यहां पर मैं यूपी को रख दूं तो ये जो उनके एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है बहुत इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज यूपी की पॉपुलेशन तेलंगाना की पॉपुलेशन छोड़िए पाकिस्तान से भी ज्यादा है, तो ये हो जाएगा ना। तो इट मींस कि जो वैल्यू ऑफ एमएलए है ये टोटली डिपेंड करती है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उस स्टेट के एक एमएलए की वोट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। या आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर होंगी। आगे देखते हैं कि एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है। इसी तरीके से एक फिगर मैंने और ड्रॉ किया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। सी दिस 2017 मान लीजिए, तो क्या है एमपी की वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू एमएलए। मतलब अभी तेलंगाना के बारे में हमने देखा, इसी तरीके से हमारे जितने 28 स्टेट हैं सबको मिलाने के बाद टोटल वैल्यू, तो हम न्यूमरेटर में क्या रख देंगे, टोटल एमएलए की वोट की वैल्यू, सारे स्टेट की वोट की वैल्यू उठा के डाल देंगे। तो सारे स्टेट की वोट की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी आई है 5,49,495, ये टोटल एमएलए की वोट की वैल्यू है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एमपीज, अब टोटल नंबर ऑफ एमपीज में लोकसभा के एमपीज भी आ गए और किसके आ गए, राज्यसभा के भी एमपीज आ गए। तो लोकसभा में कितने एमपीज है 543, राज्यसभा में कितने एमपीज है 233, इन दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, तो एक एमपी की वोट की वैल्यू कितनी आ गई 708, कितनी आ गई है 708। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको बता दूं कि ये थोड़ा पुराना डेटे के ऊपर कैलकुलेशन की गई है। अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है उसमें एक एमपी की वोट की वैल्यू 708 से कम होकर कितनी हो गई है 700 हो गई है। और इसके पीछे रीजन ये दिया जा रहा है बिकॉज जो जम्मू कश्मीर है उसका डिलिमिटेशन हुआ है, तो डिलिमिटेशन होने के बाद चूंकि वो एक यूनियन टेरिटरी बन गई है इस वजह से उसकी वोट की वैल्यू कम हो गई है। तो पॉइंट इज दैट कि एक हमने क्या काम किया, सबसे पहले एक स्टेट का निकाला और एक स्टेट का निकालने के बाद हमने टोटल स्टेट्स की वोट की वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद हमने वहां से एमपीज के वोट की वैल्यू निकाल ली। तो इट मींस कि अगर हम टोटल काउंट करें तो कितने वोट की वैल्यू होगी, हम एमपी एमएलए की वोट की वैल्यू को ऐड कर दें और एमपीज की वोट की वैल्यू को ऐड कर दें और इसको डिवाइड कर दें 2 से और उसमें एक ऐड कर देंगे तो वही जो भी इलेक्शन में आएगा वो चीज़ें काउंट हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैंने क्या काम किया है कि इस थोड़ी सी ट्रिकी कॉन्फ़िगरेशन को जो कि 10 लाख तक का डेटा जाएगा उसको मैंने एक छोटे से नंबर में कैलकुलेट करने की कोशिश की है। जस्ट सी इन द नेक्स्ट स्लाइड कि हमने ये 10 लाख का क्राइटेरिया है उसको मैंने 10,000 या 15,000 में कन्वर्ट कर दिया है। जस्ट सी दिस इमेज, कैलकुलेशन फॉर इजी पर्पस इन प्लेस ऑफ 10,98,000 वी एज्यूम स्मॉल नंबर, मैंने 15,000 का नंबर इसमें कैलकुलेट किया है। अब ये देखिएगा कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे एक चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, टोटल एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी थी, टोटल एमएलए की वोट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 5,49,000 समथिंग थी। इसी तरीके से एमपी की वोट की वैल्यू कितनी थी, वो भी नियरली 5,49,000 समथिंग थी। तो अगर अब इनको टोटल कर दोगे तो टोटल कितनी आएगी 10,98,000 अप्रॉक्सीमेट में आएगी। ध्यान रखिए अप्रॉक्सीमेट में यही है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करने लगूंगा एग्जैक्टली कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कैसे किसी को ऑप्ट किया जाएगा तो हो जाएगी दिक्कत। तो मैंने इसकी जगह पर ये 15,000 का कैलकुलेशन ले लिया है और वो आप बहुत ईजीएस्ट वे में समझ लोगे किसी को कैसे इलेक्ट किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि अब इसमें इलेक्शन का प्रोसेस होता है, तो इनडायरेक्ट वे में जो इलेक्शन का प्रोसेस किया जाता है इसमें होता किस तरीके से, तो इसमें जैसे एक कोई भी एमएलए है या एमपी है तो उसको एक पेपर की स्लिप दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कैंडिडेट कोई एक पर्सन है उसको स्लिप दी जाएगी और उसको बताया जाएगा कि जितने कैंडिडेट हैं उसमें आप प्रेफरेंस बताओ।
प्रेफरेंस बताओ। सपोज दैट कि 4 कैंडिडेट किसी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हुए हैं, अभी तो 2 ही खड़े हुए थे, मान लीजिए कि 4 खड़े हुए हैं, ताकि चीज़ें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उस पर्सन से बोला, जैसे मैं एक एमएलए हूँ, मुझसे बोला जाएगा कि आप इस पर अपनी प्रेफरेंस बताओ। तो मैं कहूँगा कि कैंडिडेट ए को मैं 1 दे रहा हूँ, कैंडिडेट बी को मैं चौथी प्रेफरेंस दे रहा हूँ, कैंडिडेट सी को मैं तीसरी दे रहा हूँ, कैंडिडेट डी को मैं दूसरी दे रहा हूँ। इसी तरीके से सारे एमएलए करेंगे, सारे एमपीज करेंगे। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी पर्सन ने पहली प्रेफरेंस नहीं दी, नंबर 1 छोड़ के 2, 3, 4 किया, तो उसका वोट इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन ने सिर्फ पहली प्रेफरेंस दी, बाकी की 3 नहीं दी, तब भी उसका वोट वैलिड माना जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये कैसे कॉम्प्लिकेटेड होगा, ध्यान से देखिएगा इसको। आगे देखते हैं, इसको मैंने स्लाइड में कर दिया। सपोज दैट जितने भी वोटिंग हुए थे 15,000 थे, इसमें कैंडिडेट ए को 5,250 वोट्स मिले, बी को इतने मिले, सी को इतने मिले और डी को इतने मिले। और इस कैलकुलेशन के आधार पर अगर ये नॉर्मल इलेक्शन होता तो ये भाई साहब जीत जाते, लेकिन ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल का कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब इसमें होगा क्या, अभी कोई नहीं जीता, क्यों, इसको बस ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने क्या बताया था कि 10,98,000 है, तो मैंने इसको 15,000 में करने की कोशिश की थी। अब इसमें कौन पर्सन जीतेगा और कैसे जीतेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि इन सबको ऐड करिए। इन चारों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 15,000। और 15,000 को डिवाइड करना है मुझे। 15,000 को हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। कितना आएगा, 7500, और उसमें फिर एक ऐड कर देंगे। इट मींस कि जो भी कैंडिडेट 7501 वोट पाएगा वो विनर बन जाएगा। अब पहली सिचुएशन के आधार पर, पहली प्रेफरेंस के आधार पर बताइए कौन प्रेसिडेंट बन रहा है, कोई नहीं, बिकॉज कोई भी डेजिग्नेटेड रिमार्क को क्रॉस ही नहीं कर रहा है। मतलब कि 7501 किसी को मिला, नहीं मिला, लेकिन ये नंबर 1 पे चल रहे हैं भाई साहब हमारे। तो अब क्या होगा, अब इसमें देखा यह जाता है कि सबसे कम कौन पाया। तो सबसे कम कौन पाया था, डी वाले पाए थे। अब इन भाई साहब को दिया जाएगा निगलेक्ट कर, ये रेस से बाहर। अब जो ये रेस से बाहर हो गए तो फिर इनके साथ क्या, इनके वोट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा इनका एक प्रोसेस होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इनके जो वोट की प्रेफरेंस होगी, इन्हीं ने नंबर ए पे क्या किया है, 2250 लोगों को, डी को इन्होंने नंबर 1 की प्रेफरेंस दी थी। अब इन्हीं की तरह कुछ लोग और भी थे, तो उन्हें हो सकता है ए को दूसरी प्रेफरेंस, जो इनके कितने वोट है, 2250 वोट थे, इन 2250 लोगों ने एक को 300 लोगों ने प्रेफरेंस दी हो दूसरे नंबर की, बी को 1050 लोगों ने प्रेफरेंस दी हो, और सी को 900 लोगों ने प्रेफरेंस अगर दी हो, तो होगा क्या कि डी वाले तो पहले वाले तो ये क्रॉस हो गए, अब इनकी बात खत्म। तो सेकंड प्रेफरेंस वाले को देखेंगे और अकॉर्डिंगली इनका नंबर उसमें ऐड कर दिया जाएगा। जैसे ए को कितनी प्रेफरेंस मिली, 300, तो 300 इसमें ऐड हो जाएगा, बी वाला किसमें हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, और सी वाला ऐड इसमें हो जाएगा। जस्ट सी दिस इमेज, ठीक है। ये देखिए कि कितना 300 ए को मिली थी, ए में ऐड कर दिया, बी में कितनी थी 1050 मिली थी, वो ऐड कर दिया, और सी में 900 मिली थी, वो हमने ऐड कर दिया। अब देखिए सिचुएशन थोड़ी चेंज होगी, पहले कौन आगे बढ़ रहा था, नंबर 1, लेकिन अब कौन बढ़ने लगा, बी नंबर के कैंडिडेट थोड़ा आगे निकल गए। क्या अभी भी कोई 7501 तक पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर वही सिंगल ट्रांसफरेबल में जो सबसे लास्ट वाला है उसके वोट को हम लोग नल एंड वॉइड कर देंगे, और उसकी अब कौन सी प्रेफरेंस देखेंगे, थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे। तो थर्ड प्रेफरेंस के आधार पर क्या होगा, ये आप देख सकते हैं, थर्ड प्रेफरेंस में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि उनकी डी वाली तो खत्म हो गई, सी वाली भी खत्म हो गई। अब मान लीजिए कि उनके जो टोटल 3600 वोट थे उसमें 1700 लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस पे ए को माना है, और 1900 लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस पे बी को माना है। तो अब ये वाले नंबर उठाइए और इनमें ऐड कर देते हैं। तो जस्ट सी दिस, 5500 में जब हम लोग 1700 ऐड करेंगे तो कितना बना, 7250, और उसके बाद बी वाले में जो 5850 था उसमें 1900 ऐड करेंगे तो कितना बन गया, 7750। हमारा डेजिग्नेटेड नंबर कितना है, हमको कितना चाहिए, 7501। सबसे पहले कौन पाया, कैंडिडेट बी, और कैंडिडेट बी जब पा गए तो बस हमारे यही साहब भाई साहब जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब इसमें जो भी जीता होगा वो इसी कैलकुलेशन के आधार पर प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो ये कुछ नॉर्मल सा प्रोसेस होता है। मैं जल्दी से एक बार समराइज कर दूं, ध्यान रखिएगा, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है
वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट का मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है और सिंगल मीन्स ऑफ ट्रांसफर वोट के सिस्टम से होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी जो पार्टिसिपेंट होंगे उनको एक को नहीं बल्कि 4 प्रायोरिटी डिफाइन करनी पड़ती है। जितने लोग कैंडिडेट खड़े होंगे उतनी प्रायोरिटी डिफाइन करनी पड़ती है। अब अगर 4 कैंडिडेट खड़े हुए तो 4 प्रायोरिटी डिफाइन करनी पड़ेंगी। ध्यान रखिएगा, पहली प्रायोरिटी डिफाइन करना मैंडेटरी है। अगर कोई भी पर्सन पहली प्रायोरिटी डिफाइन करता है, बाकी की दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं करता, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर दूसरी, तीसरी, चौथी कर दी बट पहली नहीं की तो उसका वोट को इनवैलिड मान लिया जाएगा। तो इस प्रेफरेंस के आधार पर हो सकता है ए को कुछ लोगों ने चुनाव, बी को कुछ लोगों ने चुनाव, सी को कुछ लोगों ने चुनाव, डी को कुछ लोगों ने चुनाव, तो वो चुनते हैं। और चुनने के बाद अगर कोई भी 50% +1 वोट पा जाएगा टोटल वोट का तो वो इलेक्ट हो जाता है। लेकिन हमने इस सिचुएशन में क्या देखा था कि कोई भी हमारा पर्सन था वो 50% +1 है, 7501 ये 50% +1 है, ये नहीं पाया। इस वजह से हमने क्या किया, जो सबसे लास्ट वाला था उसको दिया काट, डी वाले को हमने काट दिया। और डी की जो सेकेंड प्रेफरेंस थी, डी के कितने वोट थे, 2250 जो टोटल वोट थे, उसमें एक को सेकेंड प्रेफरेंस 300 लोगों ने दी थी, बी को सेकेंड प्रेफरेंस 1050 और सी को सेकेंड प्रेफरेंस 900 लोगों ने दी थी। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि हमें डेजिग्नेटेड नंबर ना मिल जाए। तो ये था इलेक्शन प्रोसेस जो कि प्रेसिडेंट साहब की रिस्पेक्ट में था। थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आपको चीज़ें ना समझ में आई होंगी तो एक बार और इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा। डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज़ रिलेवेंट फॉर योर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तभी करिएगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो एकदम लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, बिकॉज उसके पैसे से नहीं पड़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों की ऑफलाइन क्लास भी चलती है इस रिस्पेक्ट में। अगर आप चाहें तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कैंपस आके उसके बारे में पता कर सकते हैं। जेन्युइन कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, फालतू के लिए कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगे वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर लगता है तो इसी तरह की वीडियोस को और देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इस पर हम लोग यूपीएससी से, इवन जेन्युइन यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को पोस्ट करते हैं ताकि एकदम बेहतर से बेहतर चीज़ आप तक पहुंच सके। इसी वर्ड्स के साथ थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।